मार्केट में एक इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते मार्केट्स न्यूज़ ड्रिवन हो गए हैं। पिछले एक महीने में निफ्टी 50 भी लगभग 8% गिरा है। हर इन्वेस्टर बाय द डिप करना चाहता है, लेकिन फनी बात यह है, while they look to buy the dip, investors discover the fall is even deeper. बट लीडिंग स्टॉक्स ढूंढने का बेस्ट तरीका है रिलेटिव स्ट्रेंथ देखना। वो सेक्टर्स या स्टॉक जो गिर नहीं रहे हैं या अपने ऑल टाइम के आसपास हैं, वो आपके रिसर्च रडार पर रहने चाहिए। चलिए एक हिस्टोरिकल एग्जांपल से समझते हैं। कोविड पैनिक में मार्केट जनवरी एंड से गिरना चालू हुआ था और मार्च तक गिरा था। बट वहीं पर अगर आप निफ्टी फार्मा का प्राइस एक्शन देखें सेम पीरियड में, जहां निफ्टी ने 8 मंथ्स टाइम लिया तो ब्रेक दैट हाई, निफ्टी फार्मा ने केवल 3 वीक्स में वो हाई ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया। इंडेक्स के अलावा अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें कोविड के बाद, मोमेंटम दिखाने वाले तो वो फार्मा एपीआई स्टॉक्स थे विच वेंट 4 to 5x। कमिंग बैक टू टुडे, देयर इज वीकनेस एंड फियर ऑल अराउंड। वहीं पर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक प्राइस मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। पहली कंपनी वो है जिसके एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना हमारे फाइटर जेट्स और सैटेलाइट्स अधूरे हैं। दूसरी कंपनी किसान को खेत से लेकर देश के सबसे महंगे डेटा सेंटर्स तक को पार देने वाली इंजीनियरिंग पावर हाउस है। और तीसरी कंपनी एक नीश फार्मा सेगमेंट में प्रेजेंट है जहां कंपटीशन कम है। वैसे अगर आप कमोडिटीज ट्रेडिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा चैनल कमोडिटीज विद ग्रो जरूर चेक कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सीधे अपने वीडियो पे वापस आते हैं। हमारी पहली कंपनी है डेटा पैटर्न्स। पहले इसके ब्रेकआउट को समझते हैं। हर चार्ट एक पैटर्न फॉलो करता है। पहले स्टॉक ने 1890 पे सपोर्ट लिया, फिर जब वापस इस लेवल पे आया तो एक फेक ब्रेकडाउन देखकर उस लेवल को तुरंत रिक्लेम कर लिया। सेम यही पैटर्न इसने 2370 के लेवल पर रिपीट किया। नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों बार रिक्लेम आते ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ रैली आई। मोमेंटम ट्रेडिंग में इस टाइट हुए प्राइस एक्शन को हम वीसीपी यानी कि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। इसमें स्टॉक की अप डाउन रेंज और वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, पुल बैक्स छोटे होते जाते हैं और सप्लाई ड्राई अप हो जाता है। और अब इसी वीसीपी स्ट्रक्चर के बाद स्टॉक ने फाइनली एक ब्रेकआउट दे दिया है। ये ट्रेंड 2722 के नीचे इनवैलिड हो जाएगा। अब इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। ये कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है और इनका सारा काम डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग तक इन हाउस होता है। गवर्नमेंट या डिफेंस पीएसयूज जैसे DRDO इन्हें एक रिक्वायरमेंट देते हैं। उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कंपनी रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स खुद डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करके देती है। कंपनी का कस्टमर वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अब आते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे, जहां कुछ कमाल के ट्रेंड्स और काफ़ी ज़रूरी रेड फ्लैग्स दोनों मौजूद हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 से 25 तक इनकी सेल्स 3x हो गई और नेट प्रॉफिट लगभग 4x जंप हुआ। Q3 में इनका रेवेन्यू 48% बढ़कर 173 CR रहा। नेट प्रॉफिट 31% बढ़कर 58 CR रहा, लेकिन मार्जिन्स 38% से कम होकर 34% रहे। कंपनी का ग्रोथ आउटलुक देखते हैं। एज ऑफ Q3 इनके पास 1868 CR का ऑर्डर बुक है, जो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में डाइवर्सिफाइड है। ये ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यूज का 262% है। मैनेजमेंट ने क्लियर किया है कि आने वाले 2 से 3 सालों में वो 20 से 25% तक का रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। अब कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को समझते हैं। किसी भी कंपनी के लिए नेट प्रॉफिट को इफेक्टिवली कैश में कन्वर्ट करना क्रिटिकल होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कैश फ्लोज पर डिपेंड करती है। डेटा पैटर्न्स के केस में पिछले 5 सालों का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 137 CR रहा है, जबकि सेम पीरियड में नेट प्रॉफिट 678 CR रहा। इस बेसिस पे CFO टू नेट प्रॉफिट रेशियो लगभग 20% आता है। ये इंडिकेट करता है कि रिपोर्टेड प्रॉफिट्स के कंपैरिजन में कैश रियलाइजेशन रिलेटिवली वीक रहा है। वीक कैश रियलाइजेशन का मेन कारण समझते हैं। कंपनी का की कस्टमर बेस गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, जहां पेमेंट साइकिल स्ट्रक्चरली लॉन्गर होते हैं। इस वजह से रिसीवेबल्स कंसिस्टेंटली हाई रहते हैं। टेबल में भी रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री का टोटल एसेट्स के परसेंटेज के रूप में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। हाई रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री लेवल्स कैश कन्वर्जन साइकिल पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में कैश कन्वर्जन साइकिल 618 दिन रही, जो कैपिटल लॉक इन को रिफ्लेक्ट करती है।
हमारी दूसरी कंपनी है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। स्टॉक जून 22 से जुलाई 24 तक सिर्फ 2 सालों में 10 गुना हो गया। इसके बाद प्राइस में लगभग 62% करेक्शन आया। फिर स्टॉक ने 550-580 की रेंज में स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म किया, जिसके बाद रैली रिज्यूम हुई और अब स्टॉक ने अपने पुराने ऑल टाइम हाइस का ब्रेकआउट दिया है। ये ट्रेंड 1265 के नीचे इनवैलिड हो जाएगा। अब देखते हैं ये कंपनी करती क्या है। सोचिए हॉस्पिटल में लाइट चली जाए, ऑपरेशन से रुक सकते हैं। इसीलिए हॉस्पिटल्स, डेटा सेंटर्स, मॉल्स और फैक्ट्रीज को बैकअप जनरेटर्स चाहिए होते हैं। कंपनी छोटी दुकान से लेकर पूरी फैक्ट्री तक पावर बैकअप की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कंपनी फार्मर्स के पंप सेट्स बनाती है। यही वो मोटर्स हैं जो खेतों में पानी देते हैं, डीजल से भी, इलेक्ट्रिक से भी। एक बार इंजन बिक गया तो उसकी सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत सालों तक पड़ती है। कंपनी के नए प्रोडक्ट लाइनअप पर मैनेजमेंट व्यूज सुनते हैं पहले। डेटा सेंटर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, रिलायबल पावर बैकअप की ज़रूरत होती है। इसी नीड को एड्रेस करने के लिए कंपनी का प्रोडक्ट है ऑप्टी प्राइम। शायद आपको ना पता हो, पर इनकी एक इन हाउस NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी है, आर्का फिनकैप के नाम से, जो SMEs और रिटेल कस्टमर्स को लोन्स देती है। एज ऑफ Q3 इनके NBFC सेगमेंट का रेवेन्यू शेयर लगभग 12% रहा। अब चलते हैं फाइनेंशियल्स की ओर। फाइनेंशियल ईयर 21 से 25 तक सेल्स लगभग डबल हुई और नेट प्रॉफिट 2.5x बढ़ा। प्रॉफिट सेल से तेजी से ग्रो हुआ, जिसका की रीजन रहे मार्जिन्स। अब एक बड़ा सवाल, इनके प्रॉफिट मार्जिन अचानक 10 से 12% की रेंज से बढ़कर 15 से 19% तक कैसे पहुंच गए? इसका मेन रीज़न रहा प्रोडक्ट मिक्स चेंज, जिसमें उन्होंने एंट्री करी प्रीमियम हाई हॉर्स पावर जनरेटर्स के साथ। और जब गवर्नमेंट ने पोल्यूशन कंट्रोल के नए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए तो कंपनी ने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर नई टेक्नोलॉजी वाले CPCB 4+ कंप्लायंट जनरेटर्स लॉन्च किए। Q3 में इनका रेवेन्यू 29% बढ़कर 1873 CR रहा। इनके पावर जेन सेगमेंट ने 44% की ग्रोथ दिखाई और सबसे बड़ा डेल्टा आया इनके हाई हॉर्स पावर सेगमेंट से, जिसने 235% की ऐसी ग्रोथ रिपोर्ट की जो डायरेक्टली बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर डिमांड्स को केटर कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 21 से बैलेंस शीट देखें तो एक सवाल उठता है, बोरोइंग्स में इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी क्यों हुई? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस फाइनेंशियल ईयर 21 से लगातार नेगेटिव क्यों है? तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। कंपनी की एक NBFC सब्सिडरी है आर्का फिनकैप, जिसका काम है बैंक से सस्ता लोन उठाना और बिजनेसेस को महंगा लोन देना। तो जब आर्का ने किसी MSME को 100 करोड़ का लोन दिया तो ये 100 करोड़ कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के रूप में बाहर चला गया। लेकिन ये कोई लॉस नहीं है, ये तो उनका बिजनेस है। फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में बोरोइंग्स 55-26 CR रहीं। लगभग ये पूरा अमाउंट आर्का का लोन बुक फंड करने के लिए है। अगर आप कंपनी की स्टैंडर्ड लोन बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें बोरोइंग्स का लेवल लगभग 100 करोड़ के नीचे है, जो बैलेंस शीट साइज के हिसाब से कंफर्टेबल लगता है। साथ ही स्टैंडर्ड लोन लेवल पे कंपनी का CFO लगातार पॉजिटिव रहा है और 5-year क्यूमुलेटिव CFO टू नेट प्रॉफिट रेशियो 132% रहा है, जो कंपनी का स्ट्रॉन्ग कैश रियलाइजेशन दिखाता है। अब कंपनी का ग्रोथ आउटलुक देखते हैं। मैनेजमेंट ने एक क्लियर 5-year स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके अंडर वो फाइनेंशियल ईयर 30 तक $2 बिलियन रेवेन्यू वाली कंपनी बनाना चाहते हैं, जिसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 30 तक हर साल सेल्स लगभग 25% से ग्रो करनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को इस गाइडेंस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करते रहना चाहिए। कंपनी को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन से 6.3 मेगावाट्स के मैसिव जेनसेट्स का ऑर्डर मिला है, जिसकी टोटल वैल्यू 798 CR है और इसकी एग्जीक्यूशन अगले 2 सालों में होगी। रिस्क एंड चैलेंजेस को ट्रैक करना भी ज़रूरी है। सबसे बड़ा रिस्क है ग्लोबल शिफ्ट अवे फ्रॉम डीजल। जैसे जैसे कमर्शियल सोलर सस्ते होते जा रहे हैं, अगले डेकेड में डीजल जनरेटर्स की डिमांड नेचुरली कम हो सकती है। इंजन सेल्स लार्जली ब्रॉडर इकोनॉमी से लिंक्ड होती हैं। अगर कोई स्लो डाउन आया या गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंडिंग रुक जाए तो कंपनी का B2B ऑर्डर बुक जल्दी इम्पैक्ट हो सकता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो लगभग 65 से 66% ऑपरेटिंग इनकम का हिस्सा है, उसकी वॉलेटिलिटी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे सिग्निफिकेंट प्रेशर डाल सकती है। हमारी तीसरी कंपनी है ब्लिस GVS फार्मा। कंपनी का स्टॉक 2011 से 15 के बीच लगभग 5x हुआ और अक्टूबर 2015 में ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद करेक्शन देखा गया।
फिर बेस फॉर्मेशन के बाद स्टॉक ने दिसंबर 2017 और जनवरी 2021 में वही हाइज दोबारा टेस्ट किए, लेकिन एक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं मिल पाया। अब करीब 10 साल बाद स्टॉक फिर से उन पुराने ऑल टाइम हाइज के पास स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहा है। मार्च की मंथली कैंडल क्लोज होने पर ब्रेकआउट कंफर्म होगा, पर ट्रेंड रिवर्सल 166 के नीचे होगा। अब इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। सोचिए एक बच्चे को सिवियर मलेरिया है, पर वो वॉमिटिंग की वजह से पिल्स डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसे में उसे मेडिसिन कैसे दी जाए? यहीं पर ब्लिस जीवीएस फार्मा की एंट्री होती है। जहां बड़ी फार्मा कंपनीज इस नीश प्रॉब्लम को इग्नोर करती हैं, ब्लिस जीवीएस ने स्पेशलाइज्ड सपोजिटरीज और पेसरीज पे फोकस किया। ये ऐसी मेडिसिन है जो स्वॉलो नहीं की जाती और वॉमिटिंग पेशेंट्स, स्पेशली बच्चों के लिए लाइफ सेविंग साबित होती हैं। कंपनी इंडिया की पहली AUGMP सर्टिफाइड सपोजिटरी मैन्युफैक्चरर है। कंपनी अपनी मेडिसिन 60 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, जहां से लगभग 93% रेवेन्यू आता है, जिसमें सब सहारन अफ्रीका डोमिनेंट रीजन है, जहां मलेरिया और दूसरी डिजीजेस का प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है। अफ्रीका में इनका एंटी मलेरिया ब्रांड लोनाट काफ़ी फेमस है। इनका सप्लाई चेन समझें तो पहले चाइना से रॉ मटेरियल्स यानी कि API सोर्स करते हैं, फिर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद एक्सपोर्ट टू अफ्रीका और आखिर में कैश बैक टू इंडिया। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। अगर सेल्स ट्रेंड देखें तो फाइनेंशियल ईयर 14 से 19 तक कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई और फाइनेंशियल ईयर 19 में रेवेन्यू 899 CR पे पीक हुआ। फिर फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 में शार्प डिक्लाइन आया। मेन रीजन कीनिया का क्लिनिक बिजनेस था। 2018 में अफ्रीका में पॉलिटिकल टर्मोइल के चलते रेगुलेटरी रिस्क बढ़ गया, फिर मैनेजमेंट ने क्लिनिक बिजनेस बेच दिया। इसके बाद कोविड ने सप्लाई चेन डिसरप्ट की, जिससे रिकवरी स्लो रही। रीसेंट ईयर्स में सेल्स वापस इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन अभी तक फाइनेंशियल ईयर 19 के 899 CR पीक को क्रॉस नहीं किया है। मार्जिन्स पर भी प्रेशर दिखा। पहले एबिटा मार्जिन 25% से ज़्यादा थे, जो अब 16 से 20% रेंज में है। इसका रीज़न रहा कोविड-19 के बाद APIs और फ्रेट कॉस्ट का महंगा होना, साथ ही अफ्रीकन करेंसीज का डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट पर भी इम्पैक्ट क्लियर है। फाइनेंशियल ईयर 18 में फिक्स्ड एसेट्स 305 करोड़ से गिरकर 143 CR रह गए। क्लिनिक बिजनेस एग्जिट की वजह से एसेट्स बुक से हट गए, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22-25 के बीच फिक्स्ड एसेट्स वापस बढ़कर 406 CR तक पहुंच गए, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्ड कर रही है। अब आते हैं इनके सबसे बड़े प्रॉब्लम पर, कैश कन्वर्जन साइकिल। इनके डेटर डेज लगभग 200 दिन का है। इसका मतलब मेडिसिन बेचने के बाद इन्हें पेमेंट आने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं, और यही वजह है कि इनका ROC गिर गया है। उनका पैसा अफ्रीका में फंसा रहता है। ट्विस्ट ये है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस फिर भी पॉजिटिव है, क्योंकि बिजनेस पुराना है और पिछले साल की रोलिंग कलेक्शंस अब आ रही हैं। लेकिन कोई भी रेगुलेटरी, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन कैश साइकिल पे प्रेशर डाल सकता है, इसलिए इन्वेस्टर्स को इसे क्लोजली ट्रैक करते रहना चाहिए। इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स देखें तो सेल्स 3.8% ग्रोथ के साथ 218 करोड़ रही। इस क्वार्टर में हायर टैक्स लाइबिलिटी के चलते नेट मार्जिन्स थोड़े प्रेशर में रहे। अब कंपनी के नए प्लान्स पे नजर डालते हैं। ब्लिस जीवीएस का अफ्रीका एड्रेसेबल मार्केट लार्जली सैचुरेट हो चुका है। ये इनके स्लो ग्रोथ रेट से भी पता चलता है। ग्रोथ रिवाइव करने के लिए मैनेजमेंट एक क्लियर पिवट एग्जीक्यूट कर रही है। पहला, जियोग्राफी पिवट। अफ्रीका के हाई रिस्क 200 डे पेमेंट साइकिल से निकलकर इंडिया प्लांट के लिए US FDA अप्रूवल लिया गया है, ताकि USA और यूरोप जैसे कैश रिच मार्केट्स में एंट्री हो सके। US FDA अप्रूवल पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी सुपरविजन भी आता है। छोटी सी गलती भी लाइसेंस रिस्क में डाल सकती है। एक चीज़ जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए, कंपनी का मार्केट कैप अभी 2200 करोड़ के आसपास है, मतलब अभी साइज थोड़ा छोटा है। इन्वेस्टर्स को कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये थे 3 मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स, जहां हमने टेक्निकल ब्रेकआउट्स के साथ फंडामेंटल्स भी एनालाइज किए। कंक्लूजन ये है कि डेटा पैटर्न्स और किर्लोस्कर ऑयल के फंडामेंटल्स करंट ब्रेकआउट के साथ टू अ डिसेंट एक्सटेंट अलाइंड लगते हैं, जबकि ब्लिस जीवीएस फार्मा का मोमेंटम और फंडामेंटल्स दोनों अलाइन नहीं लगते। और आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। कमेंट्स में अपना फेवरेट स्टॉक ज़रूर बताएं और कौन से और ब्रेकआउट स्टॉक्स आप एक्टिवली ट्रैक कर रहे हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.